आज टॉपिक जो करना है वो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम है। उससे पहले ना एक बार जल्दी से देख लेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है और इरिवर्सिबल रिएक्शन किसी को पता है? ये रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ा था थर्मोडायनामिक्स के अंदर, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शन देखो, कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स दे और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स दे, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स दे और प्रोडक्ट्स भी रिएक्टेंट दे, तो वो होगी रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, सपोज N2O4 gives 2NO2। बस क्लोज वेसल होना चाहिए, नहीं तो प्रोडक्ट्स एस्केप कर जाएंगे और प्रोडक्ट साइड से रिएक्टेंट नहीं मिल पाएगा। N2O4 gives 2NO2, जो भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी उसके अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स देंगे और प्रोडक्ट्स भी रिएक्टेंट देंगे। हाँ, दोनों की स्पीड अलग अलग हो सकती है। मान लिया जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट दे रहा है 10 की स्पीड से, तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट दे रहा है 5 की स्पीड से, कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन दोनों देंगे एक दूसरे को, यानी किसी एक साइड रिएक्शन ज्यादा जाएगी, किसी एक साइड रिएक्शन कम जाएगी। ये है रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच reactants not only react to give products but products also react to give back the reactant, but products also react to give back the reactant। इस तरीके से होगा। ये तुम पढ़ चुके हो। कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ये रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके कम हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं। ये वाला पॉइंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पे कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? कांस्टेंट। जहां पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है वो पॉइंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। कोई डाउट? समझ आ गया कि नहीं? है यस सर। तो ये क्या है? reversible reaction in which reactants react to give back products and products also react to give back the reactant। फिर irreversible reaction, ये reversible reaction था। ये क्या था? reversible reaction, जिसमें reactants react करके products देंगे और products भी reactant देंगे। irreversible reaction, irreversible reaction यानी जो reaction इक्विलिब्रियम पे जाएगी ही नहीं, उसमें इक्विलिब्रियम कभी अचीव नहीं होगा। इसमें इक्विलिब्रियम, irreversible reaction में कभी भी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा, क्योंकि इसमें reactants ही react करके products देंगे, products reactant नहीं देंगे। ठीक है? इसमें क्या है? इन दिस ओनली रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट बट प्रोडक्ट कैन नॉट गिव बैक द रिएक्टेंट। ये रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ये रिएक्शन कहाँ जाएगी? ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इस तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टाइम, ये इस तरीके से ये रिएक्शन टच कर जाएगी एक्स एक्सिस, मतलब रिएक्टेंट्स कंज्यूम होते जाएंगे और प्रोडक्ट्स बन जाएगा। लेकिन इक्विलिब्रियम कभी अचीव नहीं होगा, इसमें इक्विलिब्रियम कभी अचीव नहीं होगा। तो ये तो इजी से पार्ट था। डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये आना चाहिए तुम्हें। नेक्स्ट है इसी के अंदर, नेक्स्ट इसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हालांकि मैंने कल तुम्हें थोड़ा बहुत बता दिया इसके बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम, सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम। प्रॉपर्टीज क्या है इक्विलिब्रियम की? तो पहला पॉइंट है इसका, कंसंट्रेशन हो जाता है कांस्टेंट। रिएक्टेंट्स, मैंने कल बताया था तुम्हें कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। कोई भी रिएक्शन है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, रिएक्शन है रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। तो इस केस में कंसंट्रेशन अगर मान लो इक्विलिब्रियम पे, इनिशियली तुमने अगर 10 लिया था, ये 0 होगा। 10 में से मान लिया मैंने x गया था, ये बनेगा x। ये अगर मान लो x की वैल्यू 2 है, तो ये 8 इक्विलिब्रियम पे x 2 20% डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 2। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। ये 8 मोलर है और प्रोडक्ट है 2 मोलर। इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम क्या हो गया? इक्विलिब्रियम क्या होगा? सेट हो गया इस पॉइंट। समझ गए कि नहीं है? तो ये कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। दूसरा पॉइंट है इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये भी बताया था मैंने, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था, टैप से पानी अंदर आ रहा है और बाहर बाहर भी जा रहा है, दोनों का फ्लो इक्वल रेट से हो रहा है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है। इक्विलिब्रियम पे जितनी स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन होती है उतनी स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन भी होती है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाता है। ये पॉइंट था तीसरा, थर्ड पॉइंट। इक्विलिब्रियम जो है सिर्फ क्लोज वेसल में ही अचीव हो सकता है। इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड और कैन बी अटेन्ड ओनली इन क्लोज वेसल। क्लोज्ड वेसल्स में ही इक्विलिब्रियम अचीव होगा। क्लोज्ड वेसल्स में ही इक्विलिब्रियम क्या होगा? अचीव होगा। कैसे? देखो जरा, जैसे अगर मान लो CaCO3 सॉलिड है, गिव्स CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। देखो, अगर
अगर रिएक्शन क्लोज वेसल में नहीं होगी तो जो गैसियस CO2 है वो एस्केप कर जाएगा। देखो ये एस्केप कर गया, ये एस्केप कर जाएगा, तो इक्विलिब्रियम कांट बी अचीव्ड फ्रॉम बैकवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम को हम अचीव नहीं कर सकते बैकवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड ओनली इन क्लोज वेसल। इक्विलिब्रियम जो है सिर्फ क्लोज वेसल्स में ही अचीव होगा, सही ना, क्लोज वेसल्स में ही अचीव होगा। और ओपन वेसल में कोई ना कोई प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, एस्केप कर जाएगा, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो पाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन से। इसीलिए याद रखना, इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड ओनली इन द क्लोज वेसल्स। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, जैसे इक्विलिब्रियम को हम किसी भी डायरेक्शन से अचीव कर सकते हैं। एक मान लिया रिएक्टेंट के प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट के प्रोडक्ट है, और इक्विलिब्रियम अचीव करना है, इक्विलिब्रियम अचीव करना है, तो अगर हमें मान लो प्रोडक्ट्स ज्यादा है, किसी इंस्टेंट पे प्रोडक्ट ज्यादा हो गए, तो रिएक्शन को बैकवर्ड जाना पड़ेगा। मान ली देखो, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, जब ये 2 मोलर हो जाता है और ये 5 मोलर हो जाता है, तब इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है। सपोज ये 2 मोलर, ये 5 मोलर पे इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है। तो अगर मान लिया मैंने, ये है सपोज 8 मोलर, या ये है 7 मोलर, ले लो 7 मोलर, ये 7 मोलर ज्यादा मान लिया मैं, और ये इनिशियली क्या है, ये 0 मोलर मान लो, सो 0 मोलर। तो 7 में से जब ये कितना जाएगा, 2 जाएगा, तो ये 7 में से 2 जाएगा तो यहाँ 2 बनेगा। ये इसको मानो इनिशियली ये है 3 मोलर मानो इसको, तो अभी इक्विलिब्रियम नहीं है। अभी इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब इसमें ये 5 बच्चे और ये 2, तो अब 7 में से 2 जाएगा, इसमें नहीं हो पाएगा, एक मिनट को, इसको मानो इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है हमारा 5 पे, 5 दोनों इक्वल हो जाएंगे, एक मिनट को, चलो 5 पे मान लो, कोई दिक्कत नहीं। 5 मोलर जब प्रोडक्ट है, 5 मोलर जब रिएक्टेंट है, तो इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है। अगर ऐसा है, मान लिया इनिशियली मैंने तुम्हें दिया 7 मोलर ये है, 3 मोलर ये है, तो इसका मतलब 7 में से जब 2 जाएगा तो 3 + 2 दोनों 5 हो जाएंगे ना, तो इक्विलिब्रियम अचीव होगा। ये बात समझ आ गई कि नहीं? मतलब कहने का मतलब ये है, अगर रिएक्टेंट ज्यादा है तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और प्रोडक्ट ज्यादा है तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, टू अचीव इक्विलिब्रियम। यानी इक्विलिब्रियम को हम दोनों डायरेक्शन से अचीव कर सकते हैं, चाहे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, चाहे वो बैकवर्ड डायरेक्शन। कोई डाउट? ये बात समझ आएगी कि नहीं? यस सर। यस सर, आ ये गई। इंपॉर्टेंट चीज है, इक्विलिब्रियम को हम दोनों डायरेक्शन से अचीव कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं, फिर भी अगर मान लो प्रोडक्ट ज्यादा हो गए, तो रिएक्शन को बैकवर्ड जाना पड़ेगा टू अटेन इक्विलिब्रियम। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट न्यूमेरिकल्स में काफी यूज होगा। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट ये सबको आना चाहिए, ये सबको आना चाहिए, मैं क्लास में बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। एट इक्विलिब्रियम क्या चीज जीरो होता है? बताओ, इक्विलिब्रियम पे क्या चीज जीरो होती है? डेल्टा जी जीरो। हाँ, डेल्टा जी। और क्या क्या जीरो था, याद होगा तुम सबको? सर डेल्टा सर एच। डेल्टा एस। डेल्टा एस। डेल्टा एस बोलोगे तो गलत हो जाएगा। सर डेल्टा एस टोटल। हाँ, डेल्टा एस टोटल जीरो। और डेल्टा जी जीरो है तो जी क्या होगा, मिनिमम। और एस क्या होगा? मैक्सिमम। हाँ, ये ध्यान रखना चीज का। फिफ्थ पॉइंट ये है, ये जरूर याद रखना, ये ज्यादा पूछते हैं, डेल्टा जी जीरो। सिक्स्थ पॉइंट है, 5 पॉइंट हो गए। इक्विलिब्रियम जो है, कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट जो है इक्विलिब्रियम की स्टेट को कभी ऑल्टर नहीं करेगा, बस उसको जल्दी लेके आएगा। बस क्या करेगा, उसको जल्दी लेके आएगा। जैसे इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना, क्या मैंने तुम्हें एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के कर्व पढ़ा दिए हैं क्या विनय? यस सर। ये पढ़ाए हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के कर्व? सर नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ाए ना। देखो यहाँ पे मैं कोई भी रिएक्शन ले रहा हूं, मैं सपोज रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, ये रिएक्शन लिया। अब तुम्हें बताना पहले तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, और वाई एक्सिस पे क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे क्या आएगा। मैं एक लाइन बोलूंगा सिर्फ यहाँ पे, इसको देख के बताना। दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ये एनर्जी रिएक्टेंट्स की है, एंड दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब इतने पार्ट को देख के बताओ कि वाई एक्सिस पे क्या आएगा और एक्स एक्सिस पे क्या आएगा।
हाँ कर लिया कि नहीं? विनय, ध्रुव, अक्षिता, कोई भी आंसर करो। उसका वाई एक्सिस पे क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे क्या आएगा? सर वाई अरे पे वर्टिकली चेक प्रोडक्ट। करो, वाई पे प्रोडक्ट्स। देखो तुम इसमें सोचने का तरीका क्या है, सर तुम वर्टिकली देखो क्या चीज। हाँ वाई बोलो। पे एनर्जी और एक्स पे टाइम। सर वाई पे पोटेंशियल एनर्जी और एक्स पे प्रोग्रेस उसकी रिएक्शन की। हाँ, एक ही बात है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। किस किसने दिया आंसर सही है? नाम बोलो। मयंक, और किसने दिया है? चलो देख लेंगे ऊपर। देखो तुम्हें दिख रहा है ना वर्टिकली क्या एनर्जी दिख रही है कि नहीं? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स क्या है, वर्टिकली क्या दिख रहा है? देखो एनर्जी दिख रही है, इधर भी एनर्जी दिख रही है। और हॉरिजॉन्टली देखो, यहाँ रिएक्टेंट थे और यहाँ क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट। तो हॉरिजॉन्टली क्या दिख रहा है, रिएक्शन आगे जा रही है। तो इसलिए वाई एक्सिस पे आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा पोटेंशियल एनर्जी, और एक्स एक्सिस पे आएगा टाइम या प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। आया समझ के नहीं है? यस सर। ये चीज पढ़ना आना चाहिए। पेपर में ग्राफ बनाने को जब आता है तो ज्यादातर बच्चे वाई एक्सिस एक्स एक्सिस गलत कर देते हैं। इस चीज का जरूर ध्यान रखना। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आएगा, टाइम कह लो यहाँ पे, या प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, टाइम या प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, ये आ जाएगा। अब रिएक्टेंट्स ये है ना, ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी है। क्या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट डायरेक्ट बन जाएगा? अगर ऐसा होता तो फिर तो रिएक्टेंट एग्जिस्ट ही ना करते। रिएक्टेंट्स की एनर्जी क्योंकि ज्यादा है और हर एक सिस्टम चाहता है उसकी एनर्जी कम हो जाए, तो इमीडिएटली प्रोडक्ट बन जाता। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं बनेगा, पहले रिएक्टेंट को कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि मान लो तुम्हें वुड को बर्न करना है, वुड को बर्न करना है, तो वुड डायरेक्ट तो बर्न नहीं कर जाएगी ना, डायरेक्ट तो बर्न नहीं करेगी। तो इसलिए कुछ एनर्जी हमें देनी पड़ती है, कुछ एनर्जी हमें देनी पड़ती है, वो एनर्जी ये वाली, ये एनर्जी, इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? मिनिमम एनर्जी एट विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? मिनिमम एनर्जी एट विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। कोई डाउट इसमें? नो सर। तो रिएक्टेंट, थ्रेशोल्ड एनर्जी नोट कर लेना क्या है, मिनिमम एनर्जी एट विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो रिएक्टेंट को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ये रिएक्टेंट्स को इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी ना। मतलब रिएक्टेंट्स को ये वाला एक तरह से पहाड़ चढ़ना है ताकि प्रोडक्ट बन सके। तो रिएक्टेंट को जो एनर्जी देनी पड़ती है, यानी रिएक्टेंट को एक्टिवेट करना पड़ता है ताकि प्रोडक्ट बन सके, उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और ये फॉरवर्ड की है तो EAF लिख देना, फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी। ये बात समझ आ गई कि नहीं? EAF ये क्या होगा? ET माइनस ER। आया समझ के नहीं ये? एक बार चेक करो समझ आया कि नहीं। यस सर। तो रिएक्टेंट्स की जो एक्टिवेट करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है ताकि प्रोडक्ट्स बन सके, उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? डिफरेंस ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ये कह लो मैथमेटिकली, डिफरेंस ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, डिफरेंस ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। या फिर मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ, इट इज द एनर्जी, इट इज द एक्स्ट्रा एनर्जी और एडिशनल एनर्जी, एक्स्ट्रा और एडिशनल एनर्जी required by the reactants so that their energy becomes equal to threshold energy, so that their energy becomes equal to threshold energy। आया समझ के नहीं है? समझ आ गया कि नहीं है? एक्स्ट्रा और यस सर। एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये EAF है, दिस इज कॉल्ड एज EAF, एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा अब ये ऐसे ही बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ये होगी EAB। ये क्या हो जाएगा? ET माइनस EP। बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है EAB, ये क्या होगा? ET माइनस EP, ET माइनस EP, ये बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी। कोई डाउट? नो सर।
अब ये समझ आ गया। अब बताओ ग्राफ देख करके देखते हैं कौन आंसर निकालता है इसका। ये ग्राफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए कि एंडोथर्मिक के लिए? सर एक्सोथर्मिक के लिए। किसने बोला ये? सर निशांत। हाँ निशांत, क्यों? रीजन देना है निशांत, क्यों है एक्सोथर्मिक के लिए? सर क्योंकि इसमें जो एनर्जी रिलीज है वो वाली एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है और एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है। हाँ, थोड़ा सा और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया है, सही आंसर, थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। और प्रॉपर वे में कौन सा आएगा? ये ग्राफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए है, क्यों है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? सर ईपी माइनस ईआर नेगेटिव है। हाँ बस ये सिंपल सा आंसर है। किसने दिया ये? समयांक। डेल्टा एच होता है ईपी माइनस ईआर। देखो ईपी की वैल्यू, मान लो ईपी की वैल्यू अगर 10 है, 10 है ना वैल्यू, बहुत कम वैल्यू है, तो दिख रहा होगा तुम्हें वर्टिकल लाइन ये वाली बहुत कम है। और ईआर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी इससे कम होगी? ईआर की ये मान लिया मैंने 30 है और ईटी मान लिया 100 है, तो ईपी माइनस ईआर क्या आ रहा है बताओ? ईपी माइनस ईआर क्या आएगा ये? 10 नेगेटिव आ रहा माइनस है सर। 13 नेगेटिव आ रहा है ना, इसका मतलब ग्राफ किसके लिए है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक के लिए। समझे कि नहीं? therefore this graph is for exothermic reaction, this graph is for exothermic reaction। अब इसके अंदर मान लो मैंने कैटलिस्ट डाल दिया इस रिएक्शन के अंदर। कैटलिस्ट डालने से क्या हुआ, जो एक्टिवेशन एनर्जी थी, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, वो कम हो जाती है। कैटलिस्ट डालने से ये चीज हुई, देखो ये ग्राफ पहले ऐसे जा रहा था, अब ऐसे जाएगा। कैटलिस्ट ने एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर दिया और कैटलिस्ट ने थ्रेशोल्ड एनर्जी को मान लो 20 से कम कर दिया, ये हो गया 80 हो गया, अब 80। अब यहाँ पे तुम मेरे को निकाल के दिखाओ जल्दी से। अगर तुम्हें समझ आ गया ना ग्राफ, तो तुम ये आंसर आसानी से निकाल दोगे। तुम्हें निकालना क्या क्या है यहाँ पे, हम नोट कर लेंगे एक बार। तुम्हें निकालना है ई एफ यानी फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ई बी बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, डेल्टा एच। डेल्टा, तीन चीजें निकालनी है। एक बार एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में और एक बार प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में। जल्दी से निकालेंगे, जल्दी से निकालो ये तीनों चीजें। सर बोलो। सर इसमें ईपी और ईआर क्या क्या है? ईपी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स है और ई आर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। नहीं सर इनकी वैल्यूज। ई आर की वैल्यू 30 है और ईपी की वैल्यू 10 है। ओके वैल्यूज सर। लिखी हुई है, ईटी पहले 100 था और कैटलिस्ट डालने के बाद 80 हो गया। ओके सर।
हाँ निकाल लिया सबने? यस सर। क्या है? सर एब्सेंस में सर 70, 90 और -20। देखो बिल्कुल सही है। देखो 100 है ET, ER है 30, तो EF कितना हो जाएगा 70, दोनों का डिफरेंस। और EB, ET 100 है, EP 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 90। डेल्टा तो निकाला ही था -20। कैटलिस्ट डाल दिया, जब कैटलिस्ट डाल दिया तो 80 - 30 50, EB 80 - 10 70, डेल्टा इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैटलिस्ट। ये चीज समझ आ गई कि नहीं सबको? एक बार हैंड शेक करें जिसको ये समझ आ गया, नहीं तो फिर दोबारा बताना पड़ेगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। आप संचिता, विनय, मयंक, निशांत, अक्षिता, ये क्लियर है सबको इसका मतलब? देखो उधर, ये चीज क्लियर हो गई ना? अब इसके अंदर तुम EF निकाल लिया, EB निकाल लिया, डेल्टा एच निकाल लिया, EF EB डेल्टा एच तीनों निकल गए ना? अब तुम्हें ये दिख गया कि डेल्टा एच इंडिपेंडेंट ऑफ कैटलिस्ट है, और कैटलिस्ट ने क्या किया है, इक्विलिब्रियम को जल्दी लेके आया है एक ऑल्टरनेट पाथ से। पहले इक्विलिब्रियम ऐसे जा रहा था इस पाथ के थ्रू, और अब इक्विलिब्रियम जा रहा है ऐसे इस पाथ के थ्रू। तो ये कैटलिस्ट ने क्या किया, एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर दिया है इक्विलिब्रियम को जल्दी लाने की। कैटलिस्ट ने एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर दिया है इक्विलिब्रियम को जल्दी लाने के लिए। डेल्टा एच को कोई इफेक्ट नहीं किया इसने, डेल्टा एच को इफेक्ट नहीं करता, डेल्टा जी को इफेक्ट नहीं करता, इट जस्ट हेल्प्स टू अटेन द इक्विलिब्रियम मोर क्विकली। ये लिखा ना, इट डज नॉट ऑल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इट जस्ट हेल्प्स टू अटेन द इक्विलिब्रियम मोर क्विकली बाय ऑल्टरनेट पाथ। एक ऑल्टरनेट पाथ मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। तो ये तुम्हें इसके अंदर पता होना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैटलिस्ट आगे मैं एक टर्म पढ़ाऊंगा केसी, तुमने पढ़ भी रखा है वैसे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको कोई इफेक्ट नहीं करता, नो इफेक्ट। लेकिन केसी का एक फॉर्मूला होता है KF/KB, केसी का एक फॉर्मूला होता है KF/KB, अभी आगे डिराइव होगा ये इसको ना KF को भी बढ़ाता है और KB को भी बढ़ाता है सेम अमाउंट। फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट को भी बढ़ाएगा, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट को भी बढ़ाएगा, और सेम अमाउंट। सही ना? फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट को भी बढ़ाएगा, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट को भी बढ़ाएगा, कितने से? सेम अमाउंट से। ये ग्राफ बहुत ढंग से समझ आना चाहिए, नहीं तो ऑर्गेनिक समझ नहीं आएगी। सारे ऑर्गेनिक में इन्हीं ग्राफ के थ्रू स्टडी करते हैं, सारे ऑर्गेनिक की रिएक्शन। इसलिए किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे। अब जैसे ये ग्राफ दिया मैंने, ये ग्राफ किसके लिए होगा? एक्सोथर्मिक के लिए, एंडोथर्मिक के लिए? एंडोथर्मिक। एंडो हाँ, ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। अब ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये ET फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी, बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी, EF और EB। डेल्टा एच यहाँ पे तुम चेक कर लो, पॉजिटिव आएगा, EP जा रहा है, EP और ER कम है, EP - ER। इसमें डिटेल देने की जरूरत तो नहीं है? नो सर। नो सर। हाँ देखो इन ग्राफ्स को मैंने अभी बहुत सिंपल वे में बताया है और बहुत इजी बताया अभी। इसमें बहुत सारे ग्राफ बनते हैं, इसमें बहुत सारे ग्राफ बनते हैं। जैसे दे देगा इस टाइप से, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या टाइम कह लो, ये ग्राफ दिया मैंने तुमको, ये दे दिया। तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ, ये ग्राफ एक्सोथर्मिक के लिए तो सबको क्लियर होगा। ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये यहाँ पे होता है इंटरमीडिएट। ये क्या होता है? इंटरमीडिएट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनता है। तो उसमें बोलेगा, मान लो यहाँ पे रिएक्टेंट था, यहाँ प्रोडक्ट था, यहाँ पे इंटरमीडिएट आई है, तो बताओ स्लो स्टेप कौन सा है? रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बनना स्लो स्टेप है कि इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनना स्लो स्टेप है? ऐसे पूछेंगे। और यहाँ पे हमें पता ही है ट्रांजिशन, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी इधर इधर ही बनता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का स्टेप में एक्टिवेशन एनर्जी इतनी लग रही है, ये EF है। यहाँ से यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है इतनी। तो किसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लग रही है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट इंटरमीडिएट बनाने में कि इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनाने में? इसमें पहले बना रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट, फिर बना इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट।
बताओ किस में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लग रही है? विनय? सर रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट। हाँ, इसमें एक्टिवेशन ज्यादा दे रहे हो ना, ये देखो ये वैल्यू ये ज्यादा है ना, ये वैल्यू तो बहुत कम है। इसका मतलब रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट स्लोली बनेगा क्योंकि तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। नहीं समझी बात? रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट स्लोली बनेगा कि नहीं? यस सर। क्योंकि हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है, इसलिए ये स्टेप स्लो होगा। जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना स्लो रिएक्शन। जैसे मुझे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, से तुम्हें बर्न करना है, चलो इसको बर्न करना है, एक तुम्हें कोल को बर्न करना है, कोल डस्ट को बर्न करना है, और एक है मान लो बिल्कुल वेट वुड है, गीली लकड़ी है बिल्कुल, उसको जलाना है। तो किसमें ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी? सर वेटवुड। हाँ, उसमें ज्यादा लगेगी एनर्जी, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। समझ गए कि नहीं? है तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा तो रिएक्शन क्या होती है? स्लो होती है कि नहीं? एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा तो रिएक्शन स्लो होगी कि नहीं? यस सर। तो बस ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर से ना। इनकी ग्राफ्स की बहुत डिटेल है, ये मैं डिटेल दूंगा बीच बीच में। अभी जितना बताया एटलीस्ट इतना समझ लेना, पहले पहले इतना समझ लेना। अब नोट करना है जल्दी से यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, मान लो रिएक्शन हो रही है ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट्स, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ये रिएक्शन हुई है। तो इस केस में रेट जो है, रिएक्शन का रेट जो होगा, रिएक्शन का रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? जितना तुमने कंसंट्रेशन लिया है, यानी ए की पावर ए के, बी की पावर बी के। देखो जितना ज्यादा रिएक्टेंट्स होगा उतनी रिएक्शन फास्ट होगी कि नहीं? जितना ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे उतनी रिएक्शन, देखो कंसंट्रेशन ज्यादा, तो जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, रोड पे व्हीकल्स बहुत सारे हैं, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा होंगे कि नहीं? रिएक्शन होने के चांसेस ज्यादा होंगे कि नहीं? यस सर। यस सर। तो यानी रेट जो है, किसी भी रिएक्शन की स्पीड जो है वो कब ज्यादा होगी? जब रिएक्टेंट ज्यादा, उनका कंसंट्रेशन क्या हो, ज्यादा हो, और जो कोफिशिएंट है वो पावर में जाएगा। क्योंकि अगर मान लो 2a इस प्रोडक्ट होता, तो मैं कहता रेट इज प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट ए, रेट इज प्रोपोर्शनल टू सेकंड ए, तो ए स्क्वायर आ जाता कि नहीं? रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर आता कि नहीं? यस सर। यस सर। ये बात, ये वाली लाइन समझ आ गई कि नहीं? यस सर, आ गई। तो ये जरूर आनी चाहिए, इजी इजी लाइन है बिल्कुल, कोई टफ नहीं है। जो कोफिशिएंट्स है वो पावर में आ जाते हैं, जो कोफिशिएंट्स हैं वो पावर में आ जाते हैं, सही ना? जो कोफिशिएंट है वो पावर में आते हैं। और ये जो कंसंट्रेशन है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, कंसंट्रेशन भी कहते हैं इसको, और एक्टिव मास भी कहते हैं, एक्टिव मास, इसको हम कंसंट्रेशन भी कहते हैं और एक्टिव मास भी कहते हैं। और आईआईटी के सिलेबस में भी एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन को सेम माना गया है, अदरवाइज दोनों में डिफरेंस होता है। गामा से मल्टीप्लाई करते हैं एक्टिव मास को, तब आता है कंसंट्रेशन। गामा की वैल्यू 1 दी गई है जेई के सिलेबस में भी, इसलिए एक्टिव मास को और मोलर कंसंट्रेशन को एक ही बात माननी है। एक्टिव मास को और मोलरिटी को दोनों को सेम मानना है, ये ध्यान रखना चाहिए। एक्टिव मास और मोलरिटी दोनों को सेम मानना है, तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन सेम होंगे, ये ध्यान रखना है। अब एक लाइन मैं बता रहा हूँ, एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स इज टेकन टू बी यूनिटी, ये लाइन याद रखनी है। एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स इज टेकन टू बी यूनिटी, ये प्रूव कर रहा हूं मैं। एक्टिव मास यानी मोलर कंसंट्रेशन प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड अगर है तो उनका एक्टिव मास 1 मानेंगे हम न्यूमेरिकल्स के अंदर। कैसे? कंसंट्रेशन होता है नंबर मोल बाय वॉल्यूम, कंसंट्रेशन क्या होता है? नंबर मोल बाय वॉल्यूम। देखो नंबर मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास अपॉन वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी, डेंसिटी अपॉन मोलर मास आ गए। डेंसिटी प्योर सॉलिड्स की फिक्स होती है कि नहीं? यस सर। और मोलर मास भी फिक्स होता है, मोलरिटी भी फिक्स होती है प्योर सॉलिड की। प्योर सॉलिड कोई भी, जैसे मैंने एग्जांपल लिया CaO सॉलिड फॉर्म में, तो 40 प्लस 16 56 मास है इसका, फिक्स है ये। और इसकी डेंसिटी भी फिक्स है, सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स पास होते हैं,
वेरिएशन का चांस बहुत कम होता है, इसलिए प्योर सॉलिड्स की डेंसिटी भी फिक्स है, प्योर सॉलिड्स का मोलर मास भी फिक्स है, इसलिए कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1 मान लेते हैं इसको, कांस्टेंट होगा, उस कांस्टेंट को 1 माना हुआ है। कोई डाउट? नो सर। ये पता होना चाहिए, इजी तरीके से बताया बिल्कुल एकदम। कंसंट्रेशन होता है डेंसिटी बाय मोलर मास, डेंसिटी प्योर सॉलिड्स की फिक्स्ड है, मोलर मास प्योर सॉलिड्स का फिक्स्ड है, इस कांस्टेंट वैल्यू को 1 माना हुआ। तो ये डेरिवेशन आती है स्कूल में, डेरिवेशन कर लेना जरूर 2 बार। क्या बोला मैंने, एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स इज टेकन टू बी यूनिटी, ये क्वेश्चन आएगा ऐसे, एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स इज टेकन टू बी यूनिटी। कर लोगे क्वेश्चन कि नहीं है? यस सर। तो ये क्वेश्चन आना चाहिए वाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स इज टेकन टू बी यूनिटी। डेरिवेशन जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सही है। अब हमें जो स्टार्ट करना है ना, वो है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, चैप्टर की स्टार्टिंग है यहां से, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। रिएक्शन ली ए या ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, ए प्लस सी प्लस डी, रेट एट विच ए रिएक्ट्स प्रोपोर्शनल टू ए होगा, होगा कि नहीं, कंजर्वेशन ऑफ ए, रेट एट यस विच सर। बी रिएक्ट्स प्रोपोर्शनल टू कंजर्वेशन ऑफ बी होगा, रेट एट विच ए एंड बी रिएक्ट टुगेदर, प्रोपोर्शनल टू ए इंटू बी होगा। ये तो स्टार्टिंग में बता दिया मैंने भी, लॉ ऑफ मास सेक्शन में भी। एक बार चेक करो, कोई डाउट तो पूछो इस लाइन में। रेट एट विच ए एंड बी रिएक्ट टुगेदर, इसको मैं आरएफ लिख सकता हूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। आरएफ इज प्रोपोर्शनल टू ए इंटू बी। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। आरएफ इज टू आ जाएगा के एफ इंटू ए इंटू बी। दोबारा पूछना, दोबारा पूछ लो। ए जिस स्पीड से रिएक्ट करेगा प्रोपोर्शनल टू ए होगा, बी जिस स्पीड से रिएक्ट करेगा प्रोपोर्शनल टू बी होगा, ए और बी दोनों रिएक्ट करेंगे तो प्रोपोर्शनल टू ए इंटू बी होगा। ए और बी दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, तो आरएफ आ गया के एफ इंटू ए इंटू बी। के एफ बहुत इंपॉर्टेंट, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। आरएफ क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। आरएफ क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। के एफ क्या है, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। सिमिलरली आरबी होगा के बी इंटू सी इंटू डी। एट इक्विलिब्रियम दोनों इक्वल, आरएफ इज टू आरबी, आरएफ इज टू आरबी आ जाएगा, तो के एफ इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू के बी इंटू सी इंटू डी आ जाएगा, इज के बी इंटू सी इंटू डी। तो यहां से आ गया फॉर्मूला, के एफ बाई के बी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी बाई ए इंटू बी। यही केसी है, सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी ये। किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। और कोफिशिएंट, कोफिशिएंट होंगे तो पावर पे लगा देना, कोफिशिएंट होंगे तो पावर पे लगा देना उसको।